नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारी उत्पत्ति के बारे में। यानी हम इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, हम सभी कैसे जन्म लिए और कैसे यहां तक पहुंचे। इस धरती पे जब पहला इंसान का जन्म हुआ तब से लेकर के आज तक के इंसान के बीच में कहानियों का एक गहरा खाई है। और ये जो आपका सीरीज चल रहा है आर्टिकुलेट, इस आर्टिकुलेट में इस पूरे खाई को भरने की कोशिश में कर रहा हूं। यानी आप सबों को पूरी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान की उत्पत्ति से लेकर के आज के वक्त के इंसान के बीच में जितनी भी कहानियां बनी, उन सभी कहानियों को सुनाने का मैं प्रयास इस आर्टिकुलेट वाले अपने सीरीज से कर रहा हूं, जिसमें आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं हम इंसानों के जन्म के बारे में, हमारे उत्पत्ति के बारे में। शायद आपको ये हैरानी होगा जान करके कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति होमो सेपियंस की गिनती में आता है, जो भी व्यक्ति मनुष्य या मानव कहलाता है, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक, उन सबों में एक महिला का जीन है। यानी हम सभी एक महिला के संतान हैं। ये साबित हुआ कुछ समय पहले के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, कि एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके बाद से वो क्रम चलते रहा और उन्हीं के संतान धीरे धीरे बढ़ते रहे, 1 से 2, 2 से 4 और बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैल गए। तो सबसे पहली बात कि हम जो ये इंसान है, हमारी उत्पत्ति कहां से होती है। जब से इस धरती का निर्माण हुआ तब से लेकर के अभी तक के पूरे इस फेज को, पूरे इस इंटायर अर्थ के एज को 4 भागों में बांटा जाता है। और जिसमें जो चौथा भाग है, जिसे हम लोग क्वार्टनरी बोलते हैं, चतुर्थकी, और इस क्वार्टनरी के 2 हिस्से हो जाते हैं, हिम युग आइस एज और दूसरा लेटर आइस एज या उत्तर हिम युग। ये जो आइस एज है उसका टाइम पीरियड माना जाता है 2 लाख बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 12,000 बिफोर क्राइस्ट का, और लेटर आइस एज जो है वो 12,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के अभी तक का काल को माना जाता है। ये हिम युग आइस एज का मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहीं पर से कहानी मूलतः शुरू होता है हमारे उत्पत्ति का। इंसान जाति का जो पहला एविडेंस हमें दिखता है वो आइस एज के जस्ट पहले के टाइम पीरियड का दिखता है। यानी बर्फ के चादरों में जो हम लोग ढके थे उसके जस्ट पहले में वो जो इंसान का हमें टाइप दिखा वो होमिड कहलाया। होमिड जो मेनली साउथ और ईस्ट के अफ्रीका देश में पाए गए थे। बाद में इसके एक और वेरिएंट हमें मिलते हैं, ऑस्ट्रेलोपैथिक। इसका मतलब होता है बंदर की पूंछ वाला इंसान। ये जो इंसान का टाइप था, ये वर्तमान में जो लंगूर नाम से एक प्राणी होता वो और इंसान का मिला जुला रूप था। इस प्राणी का, इस इंसान के रूप का जो दिमाग था, इसके अंदर जो अपना अक्ल होता है, इसे ब्रेन बोलते हैं, वो मूलतः लगभग में 400 सेंटीमीटर क्यूब का था। बाद में ये थोड़ा डेवलप होता है और दूसरा एक वैरायटी आता है जिसे हम लोग होमो हिबिलिस बोलते हैं। और ये जो होमो हिबिलिस था ये पहले वाले से कहीं अधिक डेवलप। इसी टाइम पीरियड में उस पत्थर को टूल्स बना करके हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया। यहीं पर से स्टोन एज या पाषाण काल का भी शुरुआत होता है। ये होमो हिबिलिस वर्तमान के मानव के मुकाबले कहीं अधिक विशालकाय था, लेकिन इसका ब्रेन भी कुछ खास नहीं, 500 to 700 सेंटीमीटर क्यूब का ही था। उसके बाद धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट हुआ। तो अब जो है इंसान का इस तरह से इवोल्यूशन चल ही रहा था। इसी बीच में अब एक नया फेज, बोलो, इंसान डेवलप होते होते एक नए फेज में पहुंचा और ये होमो इरेक्टा कहलाया। होमो इरेक्टा अपने पिछले वाले से थोड़ा सा अधिक डेवलप था। इसका जो दिमाग था वो 800 से 1000 सेंटीमीटर क्यूब का हुआ। इसने ही स्टोन तो हम पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट लाया। यहाँ पर पहली बार हमें पत्थर का कुल्हाड़ी दिखा, जिसे स्टोन एक्स भी बोलते हैं। इसी टाइम पीरियड में
इंसानों का आग से मुलाकात हुआ, इंसान आग का खोज कर पाया, आग को जलाना सीख पाया, बुझाना सीख पाया और उसका इस्तेमाल करना सीख पाया इसी एज में। लेकिन अभी भी बाकी था हमारे जैसों का, यानी होमोसेपियंस का। और अब आता है होमो सेपियंस। अब इंसान यानी आज के इंसान अब आकर के एग्जिस्टेंस में आते हैं और होमो सेपियंस इमर्ज होता है अफ्रीका में। ये जो होमो सेपियंस था ये हर जगह फैला, ये दिमाग से तेज था, क्योंकि होमो सेपियंस का मतलब ही होता है बुद्धि वाला इंसान, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन। तो ये दिमाग से तेज था, ये दूर दूर तक जाना शुरू किया, फैलना शुरू किया, ये झुंड में रहा करता था। तो ये अफ्रीका से जब निकला तो एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, हर जगह गया। लेकिन यूरोप में जाने पर इस होमो सेपियन का मुलाकात होता है निएंडरथल से, और ये निएंडरथल इंसान का दूसरा प्रजाति था, दूसरी प्रजाति का इंसान था। जैसे आप जानवरों में देखते हैं एक ही जानवर अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रजाति के होते हैं। जैसे मछली अलग अलग प्रजाति के होते हैं, कछुए अलग अलग प्रजाति के होते हैं। कभी सोचे इंसान एक ही प्रजाति का क्यों है? नहीं, इंसान भी बहुत सारे प्रजाति के थे, लेकिन इंसान में वर्चस्व का लड़ाई रहा है। और होमो सेपियंस एक ऐसा प्रजाति रहा जिसके पास दिमाग था, बाकी किसी भी इंसान के प्रजाति के पास दिमाग नहीं था। निएंडरथल के पास दिमाग नहीं था। जब होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे तो उनका मुलाकात निएंडरथल से हुआ, जो कद काठी में हमसे कहीं अधिक विशालकाय, कहीं अधिक बलशाली, कहीं अधिक ताकतवर, लेकिन उनके पास हमारे जैसा दिमाग नहीं था। हम फुर्तीले थे, हम होमो सेपियंस फुर्तीले थे, हम ग्रुप्स में, झुंड में रहा करते थे, और वो निएंडरथल अकेला रहा करता था। कुछ जानकारों का यह मानना है कि होमो सेपियंस ने निएंडरथल को मार करके उसे खा गए। कुछ का बोलना है कि नहीं, वर्चस्व की लड़ाई में वो निएंडरथल मारा गया। चाहे जो भी हो, लेकिन परिणाम तो एक ही है। परिणाम यह है कि निएंडरथल पूरी तरीके से गायब हो गया। लेकिन इसमें भी संदेह है। हिमालय में यति नाम से एक विशालकाय मनुष्य कभी कभी देखने को मिलता है। कई लोग उसे कई चीजों से जोड़ते हैं, पुरानी कथाओं से भी जोड़ते हैं, और कई लोग उसे निएंडरथल का ही एक वेरिएंट मानते हैं। कहना मुश्किल है, जब तक सच्चाई सामने ना आए कहना मुश्किल है। अभी तो हम लोग केवल अनुमान में बातें करते हैं। लेकिन एक बात तो फिक्स है कि पूरी दुनिया में होमो सेपियंस ने ही रूल किया। होमो सेपियंस इंसान के सारे वेरिएंट को, सारे वैरायटी को समाप्त कर दिए, सारे प्रजातियों को खत्म कर दिए और अपना वर्चस्व कायम कर लिए। और पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य आज के वक्त में एग्जिस्टेंस में हैं, वो सारे के सारे होमो सेपियंस हैं। अब जब हम भारत का बात करें, ये तो हम सभी बात कर रहे थे वर्ल्ड लेवल पर, जब भारत का बात करें तो भारत में इंसान का जो पहला एविडेंस हमें दिखता है वो हमें दिखता है राम पिथिक या शिव पिथिक के नाम से। ये सभी होमो सेपियंस नहीं थे, ये सभी होमोमिड थे, और ये होमोमिड शिवालिक में जाकर के विलुप्त हो गए। आखिरकार ये सरवाइव नहीं कर पाए। बाद में अफ्रीका से यहां पर इंडिया में होमो सेपियंस आते हैं। क्यों आए और क्यों अफ्रीका में ही सबसे पहले इन प्रजातियों का उदय हुआ, इसके पीछे भी कहानी है। कहानी कुछ यूं है, अफ्रीका जो है वो इक्वेटर पर लोकेटेड है। आइस एज आया, बर्फ का चादर पूरी दुनिया में ढका हुआ था। लेकिन सबसे पहले गर्मी कहां पर मिला? इक्वेटर में। सबसे अधिक गर्मी इक्वेटर में, और इक्वेटर में जब वो गर्मी मिला वहां पर मौजूद बर्फ मेल्ट होने लगे और बर्फ का पानी मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया और उस पर घास उगने लगे, और इंसान उस घास के मैदान में रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो गर्मी और बढ़ना शुरू हुआ और अफ्रीका के जंगलों में आग लगना शुरू हुआ। अफ्रीका से होमो सेपियंस निकले जान बचा करके, और वो भागे। भागते भागते वो इंडिया को आए, कुछ रसिया को गए, कुछ साउथ ईस्ट एशिया को गए, बाकी दुनिया में वो फैले, और इस तरीके से होमो सेपियंस पूरी दुनिया में फैले और भारत में एंटर किए। और भारत में इस तरीके से इंसान का इवोल्यूशन शुरू होता है अफ्रीका से आए हुए मानवों की वजह से। भारत में यहां पर जो ये कहानी शुरू होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे
पूरा पाषाण काल यानी पैलोलिथिक एज। ये वो टाइम पीरियड है जिस वक्त हम इंसान क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, बहुत घूमते थे। सवाल है क्यों घूमते थे? क्योंकि उस वक्त हम जानवरों का शिकार कर रहे थे, हम पेड़ों से फल तोड़ के खा रहे थे, यानी हम एक फूड गैदरर थे, हम एक हंटर थे। हम जानवरों का शिकार करते करते उनके पीछे पीछे दूर निकल जाते थे, पेड़ों से फल तोड़ते थे और फल एक जगह खत्म हुआ आगे बढ़ते थे, दूसरी जगह खत्म हुआ आगे बढ़ते थे, और इस तरह से इंसान यात्रा पे यात्रा करते जा रहे थे। इंसान पत्थरों को अपना दोस्त बनाया। क्यों? क्योंकि इंसानों को जब भोजन का जरूरत पड़ा, भूख लगा, तो पेड़ पे मौजूद फलों को तोड़ने के लिए पत्थर फेंक के मारा, जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर फेंक के मारा, जानवरों से बचने के लिए पत्थर फेंक के मारा, और इंसान पत्थरों का मित्र बना, उसे अपना परम मित्र बनाया। और इसी कारण से इंसान के जो शुरुआती दौर के हमें एविडेंस मिलते हैं वो या तो नदियों किनारे या तो पहाड़ों किनारे मिलते हैं। क्योंकि इंसान मुख्यतः नदियों किनारे इसलिए रुकते थे क्योंकि वहां पर इजीली पानी अवेलेबल था, फल अवेलेबल थे, और जानवर भी मिल जाते थे जो पानी पीने आते थे, उनका वो शिकार कर लेते थे। पहाड़ों किनारे इसलिए रुके क्योंकि वहां पर उन्हें पत्थर मिल जाते थे, वहां पर पहाड़ों की गुफा में उन्हें शेल्टर मिल जाता था, और जो वो वैसी जगह जहां पर पहाड़ और नदी एक साथ हो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता था। इंसान इस दौर में आग से रूबरू तो हो ही चुका था। इस दौर में और भी दौर आते हैं, यानी ये जो पैलोलिथिक एज है इसे भी इतिहासकार 3 भाग में बांट देते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज यानी एकदम से स्टार्टिंग, जब इंसान बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद उस वक्त इंसान काफी लंबा चौड़ा विशालकाय हुआ करता था। फिर लोअर पैलियोलिथिक एज आया, इंसान चपटे चपटे पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था, फ्लेक, ब्लेड ऐसे पत्थरों का। क्यों? इंसान अब जानवरों के चमड़े को, उसके छाल को अलग करना सीख रहा था। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा इवोल्यूशन आया जब वो नीडल यानी सुई का इस्तेमाल करना सीखा। ठंड के मौसम में इंसान अपने आप को बचाने के लिए जानवरों के छाल को उतारता था, उसे शरीर पर बांध करके सुई से सी देता था। पहला सुई जो दिखा, वहां से इंसान में और भी चेंजेस आना शुरू होता है। उसके बाद तो हम लोग देख रहे थे कि अपर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज में इंसान चपटे चपटे ब्लेड जैसे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किए, और लोअर पैलियोलिथिक एज में छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किए, और वही छोटे छोटे पत्थर मेजोलिथिक एज यानी हमारे स्टोन एज का दूसरा फेज मेजोलिथिक एज में शुरू होता है इस्तेमाल, जहां पर इंसान छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए इसे मेजोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं, मध्य पाषाण काल बोलते हैं। इस टाइम पीरियड में इंसान, ये जो उनके हथियार थे, औजार थे, उसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। क्या? कि उस वक्त गर्मी बढ़ने लगा था, इंसान लंबी यात्रा करने में अब थकने लगा था, तो इंसान अब रुकना शुरू किया, टेम्पोररी, कुछ दूर के लिए आगे बढ़ता फिर रुक जाता, फिर कुछ दूर आगे बढ़ता तो रुक जाता, थक जाने की वजह से। तो इंसान को जरूरत महसूस हुआ कि ये हर जगह भोजन कैसे मिले, तो इंसानों को समझ में आया कि जानवर ये मुहैया कराएंगे, और यहां से इंसानों ने पशुपालन यानी जानवरों को पालना शुरू किया। इसी मेजोलिथिक एज के टाइम पीरियड में हमें एक कंकाल मिलता है इंडिया में, जिसे दफनाया गया था। इसका मतलब समाज का डेवलपमेंट, फैमिली का डेवलपमेंट होने लगा था, और वो जो बॉडी मिला, कंकाल मिला, उस पर किसी ने हमला किया, यानी युद्ध हुआ करता होगा। इस युद्ध का पहला साक्ष्य हमें दिखता है। अगर आप मध्य प्रदेश के भीमबेटका जाओगे तो आपको ओल्ड स्टोन एज से लेकर के मिड स्टोन एज तक के सारे वहां पर पेंटिंग और एविडेंस मिल जाते हैं, यानी भीमबेटका में दोनों टाइम पीरियड के लोग वहां पर रहे। अब तीसरा फेज आता है, यहां से एक रिवोल्यूशन शुरू होता है, ये इवोल्यूशन ऑफ रिवोल्यूशन में तब्दील होता है, और ये है न्यू स्टोन एज यानी न्यूलिथिक एज, नव पाषाण काल, जहां पर इंसान अब खेती करना सीख चुका था। और ये कैसे शुरू हुआ? जानकार बताते एक सवाल की वजह से। एक महिला ने एक सवाल किया। लोग क्या करते थे कि अनाज जो कि जंगल में यूं ही उग जाते थे, उन्हें तोड़ते थे, उनके दाने को निकालते थे और खा जाते थे। एक महिला ने पूछा कि ये ग्रो कैसे होता है, ये उगता कैसे है? बहुत सोचते समझते
दिमाग लगाते लगाते उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसके बीज को अगर गाड़ दिया जाए तो पौधे उग जाएंगे। कहा जाता है कि उस महिला ने उस बीज को गाड़ा भी था, लेकिन ग्रो नहीं हो पाया था। फिर मौसम बदला, बारिश का मौसम आया और बारिश में वो बीज अंकुरित हुआ और ग्रो हुआ। और तब जाकर के उस महिला को पता चला कि बीज को गाड़ने के बाद पानी देने पर वो पनपेगा। ये हमें सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि आज हमें ये जानकारी पता है। जिस वक्त ये नहीं पता था, उस वक्त के लिए बहुत बड़ा खोज था। और उस महिला ने इस इंफॉर्मेशन को सबों में बांटा, और लोग जो कि अभी तक फूड गैदरर थे, हंटर थे, एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहे थे, अब वो एग्रीकल्चर शुरू किए और इंसान एक जगह टिकने लगे। इंसान जब एक जगह टिकने लगे तो और भी लोग उनके साथ टिकने लगे। इंसान का जीवन अब आसान होने लगा। और यहाँ पर दो चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस दिखते हैं। पहला तो यहाँ पर समाज का निर्माण होता है। दूसरा, पहले इंसान दूर दूर तक चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, शिकार करते थे। उससे कहीं अधिक कठिन था ये खेती करना। लेकिन चूंकि उसमें जिस तरह से फिजिकल एक्टिविटी लग रहा था, तो उस कारण से प्रकृति ने उस वक्त हमें काफी विशालकाय बना रखा था। लेकिन जिस तरह से अब हमारा जीवन थोड़ा आसान हुआ, जो हम खेती बाड़ी करना शुरू किए, और धीरे धीरे प्रकृति ने हमारे आकार को थोड़ा छोटा करना शुरू किया, और इस वजह से हम सभी नेचुरली धीरे धीरे अपने पूर्वज के मुकाबले काफी हाइट, वेट इन सभी में छोटे हो गए। यानी कि जिस वक्त नियोलिथिक एज स्टार्ट हो रहा था, उस वक्त के इंसान काफी विशालकाय हुआ करते थे। ये उस वक्त के मिले टूल्स से हमें पता चलता है, उसके साइज से पता चलता है, कंकाल से पता चलता है। लेकिन धीरे धीरे समय दर समय हमारा आकार सिकुड़ने लगा, क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं रहा उतने विशालकाय शरीर का। इसलिए और यहां पर से नवपाषाण काल एक नया मोड़ लेता है, और अब जाकर के समाज का निर्माण होना शुरू होगा। तो अभी तक हमने समझ रखा है कि किस तरीके से नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज में हम इंसानों ने प्रवेश करना शुरू किया। क्या क्या चेंजेस अब आने शुरू हुए हैं। इस नियोलिथिक एज की सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने खेती करना जो शुरू कर दिया, तो उस खेती की वजह से अब ये टोलियां बनने लगी, समाज बनना शुरू हुआ। इस वक्त में हम इंसानों ने जिस हथियार का सबसे अधिक इस्तेमाल किया वो था कुल्हाड़ी यानी एक्स, जो कि कहीं पे पत्थरों के पाए गए, जो कि पहाड़ी इलाके थे, और जो मैदानी इलाके थे वहां पर हड्डियों के टूल्स पाए गए, क्योंकि वहां पर पत्थर कम थे। जैसे अगर हम गंगा के प्लेन रीजन को देखें तो वहां पर हमें बोन टूल्स मिले हैं, यानी हड्डियों के बने हुए टूल्स मिले। लेकिन वही अगर हम साउथ इंडिया की तरफ मूव करें, हम नॉर्थ के पहाड़ों की तरफ मूव करें, तो वहां पर हमें पत्थरों के बने हुए टूल्स मिलते हैं। तो ये कुछ हमें यहाँ पर भारी चेंजेस देखने को मिलता है। ये जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था, कई मायने में लोग खेतीबाड़ी में इस्तेमाल कर रहे थे, पेड़ों की कटाई में इस्तेमाल कर रहे थे, जानवरों के शिकार में इस्तेमाल कर रहे थे। एक किंवदंती भी यहाँ पर है जो कहती है कि उस वक्त परशुराम, जिनका फरसा यानी एक्स काफी प्रसिद्ध हुआ। कितनी सच कितनी अफवाहें वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये सारी कुछ व्यवस्थाएं हमें उस वक्त देखने को मिलती हैं। इस वक्त हमें और एक चौंकाने वाला साक्ष्य मिला, जो कि कश्मीर के श्रीनगर के पास मिलता है। इसका नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम मतलब क्या है? ये जो एक था अंडरग्राउंड हाउस, इसे गर्ता आवास भी बोलते हैं, अंडरग्राउंड हाउस था। यहां पर लोग रहा करते थे, इसी का नाम बुर्ज होम रखा गया। अंडरग्राउंड इसलिए क्योंकि उस वक्त शायद दीवार बनाने की कला उस वक्त नहीं आई होगी, तो लोग अंडरग्राउंड रहा करते होंगे। वैसे बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ होता है भोज पत्र की जगह, यानी जहां पर लोग मास लेवल पर भोजन करते हों। तो ये हमें मिलता है कश्मीर के श्रीनगर के पास। दूसरा, इससे हमें एक और चीज यहां पर जानने को मिल रहा है। देखो यहां पर बातों को समझो। लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे, आग का आविष्कार हो चुका था, पहिए पर बर्तन बनाने लगे थे। पहिए पर बर्तन बनाने का भी एक कहानी है। कहानी ये है कि ये एकाएक स्टार्ट नहीं हुआ। कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के रास्ते भारत में एंटर किया है ये कला। जो भी हो, तो इन सभी चीजों के लिए हमें स्किल चाहिए, यानी लोगों के पास
स्किल आर्ट रखा था और धीरे धीरे वो ग्रो होने लगा था। जो मरते थे उन्हें दफनाया जाता था, लोग घरों में रहने लगे थे। कुछ घर हमें गोल आकार के दिखते हैं, कुछ रेक्टेंगल आकार के दिखते हैं। ऐसा पाया गया कि जो गोल आकार के घर थे वो पब्लिक प्लेस थे, सार्वजनिक था, और जो रेक्टेंगल शेप में जो भी हमें घर मिला वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहा होगा। तो ये सारी बातें तो हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में जान ली, लेकिन सवाल है उस वक्त साउथ में क्या हो रहा था। तो साउथ के अगर नियोलिथिक एज का बात करें तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि जिस वक्त नॉर्थ में सिविलाइजेशन आ चुका था, वैदिक एज आ चुका था, उस टाइम पीरियड के दौरान साउथ में अभी भी आदिम मानव थे। नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल चल रहा था। अभी भी इस टाइम पीरियड के लोग काफी कह सकते हो कि डेवलप नहीं हुए थे नॉर्थ की तरह। तो साउथ में सिविलाइजेशन लेट से एंटर हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। और साउथ में भी कहा तो गोदावरी नदी के नीचे का जो भी रीजन है, गोदावरी के साउथ का जो भी रीजन है, वहां पर हमें नियोलिथिक एज के एविडेंस मिलते हैं। लेकिन उनका टाइम पीरियड वही है जो वैदिक एज का टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट, यानी 1500 बिफोर क्राइस्ट के अप्रोक्स का। कहीं कहीं पर 2400 से 1000 मिलता है। यानी कि कह सकते हो कि जिस वक्त नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिस वक्त नॉर्थ में वैदिक एज था, उस वक्त साउथ में नवपाषाण काल वो स्टार्ट हो रहा था, वो अभी प्रारंभ था, अपने इनिशियल स्टेज पे था। तो साउथ में सिविलाइजेशन लेट से आया है। सेम जैसे नॉर्थ में लोग पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे, साउथ में तो भाई प्लेटू एरिया तो वहां पर इजिली पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए साउथ में हमें बोन टूल्स ना के बराबर बहुत कम मिलते हैं। साउथ में हमें ज्यादातर जो टूल्स मिले वो स्टोन के टूल्स मिले। उसके बाद पहिए पर से बर्तन बनाना, बाकी खेती-बाड़ी करना, वो सब एज इट इज जैसे नॉर्थ में हुआ, बस टाइम का डिफरेंसेस है। यहां तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि अब इंसान खेती-बाड़ी सीख चुका है, बर्तन बनाना सीख चुका है, मेटल का इस्तेमाल करना सीख चुका है, बोन्स का इस्तेमाल करना सीख चुका है, जिसका इस्तेमाल ज्वेलरी में भी हो रहा था। मेटल का इस्तेमाल ज्वेलरी में भी हो रहा था। इंसान रिचुअल्स को जान चुका है, क्योंकि बॉडी दफनाया जा रहा था। और एक हमें ऐसा भी एविडेंस मिला जहां पर एक इंसान के बॉडी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। यानी इंसान रिवर्थ में यकीन करते थे, इंसान धर्म कर्म के कार्य में यकीन करते थे, यानी कहीं ना कहीं रिलीजन समाज में एग्जिस्टेंस में था। इंसान के कुछ नियम कानून व्यवस्था रहा करते होंगे कि मरणोपरांत क्या करना है, जीवन में क्या करना, सारी चीजें। यानी कुल मिलाकर के एक प्रॉपर सोसाइटी के निर्माण का आधारशिला रखा चुका था। कहीं ना कहीं यही स्टोन एज आगे जाकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन का रूप लेगा। यानी अब हम इतिहास के उस दायरे में खड़े हैं, उस सरहद पर खड़े हैं जिसके एक साइड हमारा वो आदिम समाज है और जिसके दूसरे साइड हमारा ये मॉडर्न समाज है। तो हम इतिहास के उस बीच वाले फेज में अभी पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर इन दोनों फेज के बीच में जो एक नेरो लाइन, एक पतली सी रेखा, इस पतली रेखा में भी एक नया सिविलाइजेशन का इमर्जेंस हुआ है और वो कहलाता है चाकोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल या कॉपर एज या कॉपर लिथिक एज, मतलब तांबे और पत्थर का काल। यानी कि अब जो टाइम पीरियड है हमारा, अब जो हम लोग टाइम पीरियड देख रहे हैं, यहां पर हम उस टाइम पीरियड में खड़े हैं जिसको हम लोग चाकोलिथिक एज बोलेंगे, जहां पर तांबे और पत्थर का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल होगा। और इस टाइम पीरियड के एक साइड स्टोन एज यानी आदिम मानव वाला समाज और दूसरे साइड इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे अर्बन सोसाइटी। तो अब हम लोग उस चाकोलिथिक एज में पहुंचेंगे। तो अगली जो आपकी वीडियो होगी उसमें हम लोग इस चाकोलिथिक एज को जानेंगे कैसे हमें पता चला कि ये तांबा है, इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस जमीन में किस मिट्टी के नीचे हमें तांबा मिलेगा, कहां पर नहीं मिलेगा। इन सारे रहस्यों से हम लोग पर्दा उठाएंगे अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।